अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 79 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में बानो जिजिक दुआन से कहती हैं कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो, तुमने ददुर्गा कबीले को बचा लिया है। दुआन इसके जवाब में कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ना होती तो बहुत ज़्यादा खून बहता और सच भी सामने ना आता। इसके बाद बानो जिजिक कहती है कि अगर तुम्हें किसी किस्म का भी मसला हो तो मुझे तलाश कर लेना। इस पर दुआन कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ पर तलाश करूँगा, हमारे कबीले तो बिखरे हुए होंगे। इस पर बानो जिजिक कहती है कि दुआन तुम हर वक्त मेरे दिल में हो। ये कहकर वो शर्माती है और चली जाती है। दूसरी तरफ हैमा खातून के खैमे में गमुश्तकिन को सज़ा देने के हवाले से जिरगा बुलाने की मनसूबाबंदी हो रही होती है। हैमा खातून हकीम अर्तुग साहब से कहती हैं, अगर तोतकिन को मुनासिब लगे तो इस जिरगे की सरबराही आप करें। इस पर तोतकिन कहता है कि हैमा खातून आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरा गुस्सा इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन सकता है। हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। फिर तोतकिन कहते हैं कि मैं गमुश्तकिन का सर नहीं उतारूँगा, क्योंकि अर्तुगरुल ने मेरी आंखें खोली हैं और मुझे दिखाया है कि सच क्या था, इसलिए उसका सर वही उतारेगा। पहले अर्तुगरुल तोतकिन से कहता है कि तुम्हें उसका सर उतारना चाहिए, लेकिन फिर तोतकिन के इसरार करने पर अर्तुगरुल रजामंद हो जाता है। दूसरी तरफ सादतिन कोपैक एक करीबी मेहमान खाने में मौजूद था। इतने में एक सिपाही अंदर आता है जो कि गमुश्तकिन के सिपाहियों का कमांडर था। वो सादतिन कोपैक को बताता है कि अर्तुगरुल हमारे लीडर को ग़ुलाम बनाकर कबीले में ले जा चुका है। सादतिन कोपैक गुस्से से उठ के खड़ा होता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। वो सिपाही कहता है कि तुतकिन और संगुर्तकिन ने मिलकर हमारे सिपाहियों को गिरफ़्तार कर लिया था और वो कह रहे थे कि गमुश्तकिन और आप दोनों गद्दार हैं। इस पर सादतिन कोपैक कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं। अपने सिपाहियों को तैयार करो, हम फ़ौरन कबीले की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही सादतिन कोपैक लकड़ी की वो तख्ती ज़ोर से तोड़ देता है जिस पर वो काफ़ी दिनों से काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। गमुश्तकिन को भी पकड़कर कबीले में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि दोनों कबीलों के सरदारों ने हमें इस जिरगे का सरबराह बनाया है, क्योंकि मेरा कुरकुर सरदार के साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं है, हम सिर्फ इंसाफ करना चाहते हैं। इस पर गमुश्तकिन कहता है कि तुम लोगों में से कोई भी मेरा जज नहीं बन सकता और मैं ये भी जानता हूँ कि इस खैमे की अदालत में इंसाफ नहीं होगा, बल्कि अर्तुगरुल की फितनाबाजी ही जीतेगी। मैं इस अदालत और इसके फ़ैसले को नहीं मानता। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। अगर आपको कुछ कहना है तो अपनी बारी आने पर कह सकते हो, अभी बैठ जाओ। इस पर गमुश्तकिन कहता है कि मैं किसी के सामने भी घुटनों के बल नहीं बैठूंगा। ये सुनते ही अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को इशारा करता है और वो ज़बरदस्ती गमुश्तकिन को घुटनों के बल बिठा देते हैं। जिरगे वाले खैमे के बाहर हर तरफ सिपाही तैनात थे और कबीले के लोगों की एक बड़ी तादाद भी वहाँ पर मौजूद थी। जिरगे की अदालत में हैमा खातून मुकदमा शुरू करते हुए कहती हैं, गोंजा गुल को दरवेश इसहाक से पता चला कि सलजान खातून जड़ी बूटी लेने के लिए बाहर गई हैं। हकीम अर्तुग साहब दरवेश से पूछते हैं कि दरवेश क्या ये बात सच है। दरवेश इस पर कहते हैं, हाँ जी, ये बात बिल्कुल सच है। इसके बाद हैमा खातून कहती हैं कि आयतुल खातून और गोंजा गुल ने मेरी बहुओं का पीछा किया और मैं अब्दुर्रहमान को अपने साथ लेकर उनके पीछे चली गई। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा कि वो दोनों यानी कि आयतुल खातून और गोंजा गुल मेरी बहुओं को मारने की कोशिश कर रही थीं, इसलिए मजबूरन मुझे आयतुल खातून को मारना पड़ा। गमुश्तकिन कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, मेरी बहन और बेटी वो मासूम हैं, वो बेगुनाह हैं। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब सलजान खातून से कहते हैं कि आपने बताया था कि जब गोंजा गुल भाग रही थी तो आपने उसका पीछा किया, तो फिर उस मामले का क्या हुआ। सलजान खातून कहती हैं कि वो मुझे मिल गई थी और वो अपने खंजर से मुझे मारना चाहती थी। मैंने अपने आप को बचाया और इस दौरान वो भागने में कामयाब हो गई। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब गमुश्तकिन से कहते हैं कि क्या आपको कुछ कहना है। गमुश्तकिन कहता है कि ये गंदा खेल किस वक्त ख़त्म होगा, तुम सब लोगों से इस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब अर्तुगरुल से पूछते हैं, अर्तुगरुल क्या आपको कुछ कहना है। अर्तुगरुल कहता है कि इस सारे मामले के पीछे कोई और है। गमुश्तकिन का जुर्म साबित हो चुका है, मैं इसको एक और मौका देना चाहता हूँ कि ये अपने कत्लों का एतराफ़ कर ले, वो तमाम कत्ल जो इसने सादतिन कोपैक के कहने पर किए हैं। इस तरह हम एक गद्दार को बेनकाब करके रियासत को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हकीम अर्तुग साहब गमुश्तकिन से पूछते हैं, क्या ये बात सच है, क्या आप एतराफ़ करते हैं।
दूसरी तरफ अमीर सादतीन कोपैक भी अपने सिपाहियों को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो चुका होता है। दूसरी तरफ गमुश्तकिन कहता है कि अर्तुगरुल मैं तुम्हारे झूठों के आगे नहीं झुकूंगा। अमीर सादतीन कोपैक उन सब लोगों से हिसाब लेगा जिन्होंने तुम्हारे झूठ बोलने पर एतबार किया है। इस पर हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि गमुश्तकिन अपनी हद में रहो। इसके बाद वो अपना फैसला सुनाने लगते हैं। गवाहों के बयानात के मुताबिक आप कसूरवार साबित हो चुके हो और ये साबित हो चुका है कि आपने आयतुल खातून ने और गोंजा गुल ने बहुत से लोगों का कत्ल किया है और कुरकुर सरदार का भी कत्ल किया है और उनकी बीवी का कत्ल भी किया है। इसके बाद गमुश्तकिन कहता है कि तुम सब लोग मारे जाओगे। इसके बाद तुर्तकिन कहता है मैं चाहता हूँ कि गमुश्तकिन को सज़ा अर्तुगरुल दे क्योंकि अर्तुगरुल ने दोनों कबीलों की इज़्ज़त को बचाया है। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि मुजरिम को खैमे के सामने सज़ा वाली जगह पर ले जाओ और साथ ही तुर्गुत और बामसी उसको पकड़कर बाहर ले जाते हैं। उधर बाहर कबीले के लोग उसको देखते ही नारे लगाने लगते हैं कि ये कातिल है, ये कातिल है, इसको मार दो। इसके बाद अर्तुगरुल और बाकी जिरके के लोग भी बाहर आ जाते हैं। गमुश्तकिन ऊंची आवाज़ में सबसे मुखातिब होकर कहता है कि अर्तुगरुल के बहतानों पर यकीन ना करो, मैं बेगुनाह हूँ, आयतुल खातून और मेरी बेटी भी बेगुनाह थी और अमीर सादतीन कोपैक तुम लोगों से इस चीज़ का हिसाब लेगा। मैं आप लोगों का मारग्रेव हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ। लेकिन लोग फिर भी कातिल कातिल के नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं कि इसको फ़ौरन मार दो। इसके बाद तुर्गुत और बामसी उसको घुटनों के बल बिठा देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल उसको कहता है कि सोचो गमुश्तकिन तुम अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे, कलमा शहादत पढ़ लो। इसके बाद वो नियाम से अपनी तलवार निकालता है और मारने ही लगता है कि कबीले के दाखिली दरवाजे वाला ढोल बजने लगता है, जो इस बात की निशानी थी कि कोई ना कोई आ रहा है कबीले में। अर्तुगरुल अपनी तलवार नीचे कर लेता है और सब लोग बाहर की तरफ देखने लगते हैं। अमीर सादतीन कोपैक अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच गया था। सादतीन कोपैक अपना घोड़ा उन लोगों के सामने खड़ा करता है। गमुश्तकिन भी उनको देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद सादतीन कोपैक उनको कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन के खातिर मैं आप लोगों को हुक्म देता हूँ कि ये सज़ा रोक दो, लेकिन अर्तुगरुल पर इस बात का कोई असर नहीं होता। इसके बाद सादतीन कोपैक कहता है कि अर्तुगरुल अपनी तलवार नीचे करो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मारग्रेव को बेबुनियाद इल्ज़ामात से छुड़ा सकूँ। अर्तुगरुल कहता है कि दोनों कबीलों के मारग्रेव का फ़ैसला नहीं किया बल्कि दुरू खातून और कुरकुर सरदार के कातिल का फ़ैसला किया है और इसको सज़ा अभी दी जाएगी। इसके बाद सादतीन कोपैक गुस्से में कहता है कि अर्तुगरुल अपनी हद को अबूर मत करो और साथ ही वो अपने सिपाहियों को इशारा करता है। सारे लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उनको देखते ही कबीले के सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इसी दौरान हाइमा खातून बोल पड़ती हैं और कहती हैं सादतीन कोपैक साहब, मैंने अपने कानों से सुना है कि आयतुल खातून और गोंजा गुल ने कुरकुत सरदार और उनकी बीवी दुरू खातून को कत्ल किया था और मैं इस मामले की गवाह हूँ। सादतीन कोपैक कहता है कि लेकिन इसमें गमुश्तकिन का क्या कसूर है। अर्तुगरुल कहता है कि इसने अपनी बहन और बेटी को इस मामले में इस्तेमाल किया है ताकि ये मारग्रेव बन सके। सादतीन कोपैक कहते हैं कि अर्तुगरुल क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। इस पर तोतकिन कहता है कि अमीर सादतीन कोपैक साहब, मैं भी इस बात का गवाह हूँ। इस पर गमुश्तकिन कहता है कि सादतीन कोपैक साहब, ये सब कुछ झूठ है। अर्तुगरुल ने इन लोगों को ख़राब कर दिया है और इनसे झूठ बोल बोल कर जहर भर दिया है। इसके बाद सादतीन कोपैक कहता है कि मैं अर्तुगरुल और गमुश्तकिन को अपने साथ मेहमान खाने में लेकर जाऊंगा और इनसे सवालात करूंगा और सच को सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है, वरना दोनों कबीलों के जिरगे वाले आदमियों को रियासत के खिलाफ बागी समझा जाएगा। ये मेरी आप लोगों को आखिरी वार्निंग है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मरने से खौफज़दा नहीं हैं। इस पर सादतीन कोपैक अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मारग्रेव को मेरे हवाले कर दो। और ये कहने के बाद वो सिपाहियों को इशारा कर देता है। इसके बाद अर्तुगरुल घूमता है और अपनी तलवार के एक ही वार से गमुश्तकिन का सर तन से जुदा कर देता है। सादतीन कोपैक चौंक जाता है और अपना खंजर निकाल लेता है। इसके बाद अर्तुगरुल गमुश्तकिन का सर उठाकर कहता है कि सादतीन कोपैक, अब तुम अपने मारग्रेव को लेकर जा सकते हो। इसके बाद सादतीन कोपैक कहता है कि ये मत सोचो कि तुम्हें इस बात का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। आज के बाद तुम्हें रियासत के दुश्मन के तौर पर देखा जाएगा। तुम सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज के बाद तुम लोग मुझसे और रियासत के गुस्से से डरो। आज के बाद तुम लोग सुकून को भूल जाओगे और जिन लोगों ने भी अर्तुगरुल का साथ दिया है उन सब को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
یہ کہہ کر سعادتین کوپیک اپنا گھوڑا موڑتا ہے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہتا ہے، آپ لوگ اوغس خان کے شاندار سپاہی ہو، میں نے آپ لوگوں کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ریاست سے محبت کی وجہ سے ہے، لیکن آپ لوگ اس امیر سعادتین کوپیک سے خوفزدہ نہ ہوں، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ ریاست کے لیے کھڑے رہے ہو اور آگے بھی کھڑے رہو گے، اور یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان کے خلاف ہوں جو شیطانوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ہماری ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم نے انصاف کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں، اور اس کے بعد سب لوگ واپس اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اور حکیم ارتک گندگدو کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ حکیم ارتک صاحب سلجان خاتون کو باہر بھیج دیتے ہیں اور ارطغرل سے کہتے ہیں، گندگدو صاحب اب سپاہیوں کے کمانڈر کے طور پر نہیں رہ سکتے، ان کی صورتحال کافی خراب ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں دونوں قبیلوں کی سلامتی کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حکیم ارتک صاحب ایک خنجر کو آگ کے انگاروں میں گرم کرتے ہیں تاکہ گندگدو کے پھوڑوں کو صاف کیا جا سکے۔ دوسری طرف گمشتگین کو ایک قبر کھود کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ مٹی ڈالنے کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن گمشتگین کا ایک سپاہی گواج وہاں پر بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ پھر وہ قبر کی طرف دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ گمشتگین صاحب، جن لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، میں ان لوگوں سے آپ کا بدلہ لوں گا، اور بدلہ لینے تک میں اس قبیلے کو اور ارطغرل کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ دوسری طرف ترگد ہتھیار تیار کرنے والی جگہ پر جاتا ہے اور دہلی تعمیر صاحب کو یاد کر کے غمگین ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پر پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کیا کر رہے ہو ترگد؟ ترگد کہتا ہے کہ آج دور علی ایک سپاہی کے طور پر اپنا پہلا قدم اٹھانے لگتا ہے، میں اس کے لیے ایک تلوار تیار کر رہا ہوں۔ آج دمیر بابا اگر زندہ ہوتے تو تور علی کی تلوار وہ بناتے ہیں، لیکن اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ارطغرل بھی اس کی مدد کرتا ہے اور وہ دونوں مل کر تلوار تیار کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف نویان ایک دفعہ پھر سے واپس آ جاتا ہے اور ایک غار میں اپنا ڈیرا بنا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اولوبیل گے اور کافی سارے سپاہی بھی موجود تھے۔ اس کے بعد نویان سپاہیوں کے جوش کو بڑھانے کے لیے ان سے ایک پرجوش خطاب کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں نویان کہتا ہے، چنگیز خان کے ماننے والے میرے بہادر سپاہیوں، ہم انتقام لینے کے لیے ان زمینوں پر آئے ہیں، انتقام کے لیے۔ اور ساتھ ہی وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے تو لوگوں میں جوش آتا ہے، اور ساتھ ہی سپاہی بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر کے انتقام کا لفظ بولتے ہیں، اور ساتھ ہی نویان کے ساتھ ہی جوش میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اولوبیل گے وہاں پہ ڈھول بجانے لگتا ہے اور اس پر نویان رقص کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف امیر سعادتین کوپیک نے کچھ شاعروں کو اپنے مہمان خانے میں بلایا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک شاعر کہتا ہے کہ آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں، کیا کوئی لوگ آپ کے خلاف کوئی چال چل رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کے انصاف کے بعد وہ لوگ اپنی حد میں آ جائیں گے۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ انصاف انتقام کا دوسرا نام ہے، اور جب انتقام لیا جاتا ہے تو پھر انصاف ہوتا ہے۔ یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے ریگولر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔